सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो चलिए आज हम लोग लेने वाले हैं अप्रैल 2021 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो जो टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सप्लेनेशन जो भी मैं देता चलूंगा आपको। तो वैसे 50 क्वेश्चन है, पर उसके साथ साथ और भी एडिशनल कॉन्सेप्ट कवर होंगे हमारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में एक साथ कवर करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the first military form was raised in February 1st, 1889 at which place? And the answer is Allahabad. Actually, इलाहाबाद में शुरू हुआ। फिर जो हमारी मिलिट्री है उन्होंने अराउंड 130 फार्म्स मेंटेन करे थे जो अब बंद करने के डिसीजन ले लिए हैं। एंड द पर्पस वाज वेरी सिंपल। जो भी हमारे ट्रूप्स हैं, गैरिसन है, उसमें फ्रेश काउ मिल्क बिल्कुल ट्रूप्स को देने के लिए ये फार्म चला जाते थे। और अच्छा इनिशिएटिव था। अब इनको बंद करा जा रहा है, तो इनका फॉर्मल क्लोजिंग सेरेमनी होगी। और कई कमिटीज ने भी रिकमेंड करा था इनको बंद करने के लिए। फॉर एग्जांपल 2016 में डीबी शेखत का कमिटी एंड मेनी मोर कमिटीज। ठीक है, तो अब इनको बंद करा जा रहा है, पर पहला फार्म इलाहाबाद में था 1889। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इंपावर्ड ग्रुप ऑन कोविड वैक्सीनेशन? फैक्चुअल सवाल है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट। आर एस शर्मा इज द आंसर। फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां है? एंड द आंसर इज ढाका। ठीक है, एक्चुअली बिम्स्टेक की 17th मीटिंग अभी हुई थी जिसको श्रीलंका ने चेयर किया था। और इसके मेंबर्स कौन से हो ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप है बिम्स्टेक। ठीक है, जैसे सार्क होता है, एशियन, वैसे बिम्स्टेक है। इसमें 7 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, मोस्टली ये ईस्ट वर्ल्ड, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ वाली कंट्रीज यहां पे आती है। देखो, पहले तो इंडिया हो जाएगी और यहां साउथ से श्रीलंका हो गई। और देखिएगा, नेपाल, और उसके पास में भूटान हो गया, और बांग्लादेश। बांग्लादेश ठीक है, और ईस्ट में जाइए तो म्यांमार, और उसके बगल में थाईलैंड। 7 कंट्रीज। बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से पेयरिंग करके याद करोगे तो काम बन जाएगा। इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पे नेपाल, भूटान, यहाँ बांग्लादेश, साउथ में तो श्रीलंका हो गया, फिर म्यांमार और थाईलैंड। 7 कंट्रीज। ठीक है, क्लियर। ओके, चलिए। तो कई बार क्या होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान की टसल की वजह से अगर सार्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अच्छा रीजनल ग्रुप है इंडिया को अपना एक अच्छा रीजनल ग्रुप जहां पे कोई हिंड्रेंस नहीं है और रीजनल ग्रोथ अच्छी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, JLN, जॉइंट लॉजिस्टिक नोड, दिस इज प्राइमरीली फॉर तीनों सर्विस जो हमारी हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। उनके इंटीग्रेशन का पर्पस सॉल्व होता है। किस सिटी में इसको नहीं ऑपरेशनलाइज किया? मतलब यहां पे 3 सिटी में करा गया है, तो वी हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। कहां करा गया देख लीजिए। आंसर इसका कोलकाता है। पोर्ट ब्लेयर और गुवाहाटी, इसको जनवरी में ही ऑपरेशनलाइज कर दिया था, और मुंबई में अभी रिसेंटली करा गया। तो कोलकाता में नहीं है बस। ठीक है, और पर्पस क्या होगा? बड़ा सिंपल सा पर्पस होगा। देखिए, इट इज बेसिकली अ जॉइंट लॉजिस्टिक कवर। किसके लिए? स्मॉल आर्म्स हो गए आपके, फिर सिविल व्हीकल्स जिनको लीज पे लेना हो, उसके बाद फ्यूल हो गया, इंजीनियरिंग वर्क्स, ऐसे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह। बेसिकली इंटीग्रेशन होगा, सारी फोर्सेस एक दूसरे से सीख पाएंगी, कमियां समझ पाएंगी, इंप्रूवमेंट हो पाएगा। तो एक अच्छा इंटीग्रेशन का मौका रहता है। प्लेसेस पता होनी चाहिए आपको, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर और मुंबई। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, रिवर का नाम बताना है। एंड द आंसर इज चेनाब। ठीक है, और यहां से ये क्या कहते हैं, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, ये जो रेलवे लाइन जा रही है ना, ये उसका काम चल रहा है। इसका आर्च वर्क पूरा हो चुका है। देखिए, इसकी हाइट बताऊं मैं आपको। हाइट है 359 मीटर्स और लेंथ इसकी होगी 1315 मीटर्स। हाइट में मान लीजिए एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये। बहुत इंजीनियरिंग चैलेंज है ये, एंड इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अवर कंट्री एंड द इंजीनियर्स। तो आर्च वर्क ये पूरा हो चुका है। ये तो एक ऐसी मैंने ट्रांजिशन फोटो बताई है आपको, और बाकी काम भी चल रहा है। आई थिंक बहुत जल्दी इनॉग्रेट होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही चैलेंजिंग ये काम रहेगा। इट विल बी अ बिग सक्सेस। ठीक है, फैक्ट्स मैंने बता दिए आपको, पता रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज टेकन ओवर एज 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज NV रमन्ना। फोटो आप देख सकते हैं। 48 चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। पहले ये आंध्र प्रदेश से हैं, और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे, और अभी बन गए हैं चीफ जस्टिस। लगभग 1 साल और 4 महीने का टर्म रहेगा इनका। ठीक है, चलिए।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज रेवेन्यू सेक्रेटरी। अब देखिए अपॉइंटमेंट बदल सकते हैं, मैं अभी का बता रहा हूं, पर इसमें आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा अपनी इंफॉर्मेशन। फिलहाल का आंसर है तरुण बजाज। ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में थे, अब इनको बनाया है रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर तरुण बजाज। फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हु इज द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट। क्लाइमेट के एक तरह से आप इनको एडवाइजर मान सकते हैं क्लाइमेट की फील्ड का यूएसए के, एंड द आंसर इज जॉन कैरी। देखा होगा फिर से फोटो आपने। अभी इनका इंडिया विजिट भी हुआ था, और उन्होंने कहा था कि इंडिया में काफी प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट क्लाइमेट फ्रेंडली है, इसलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफी कंट्रीज प्रेफर करती हैं। बाकी और मीटिंग वगैरह भी हुई थी, ये आए थे अप्रैल में ही इंडिया, ठीक है। चलिए, इंडिया हैज हैंडेड ओवर फास्ट पेट्रोल व्हीकल पीएस ज़ोरोएस्टर टू विच कंट्री। पहले तो आप ये देख लो, ये हैंड ओवर करा है, ये पेट्रोल वेसल है, हमने हैंड ओवर किया है इसको सेशेल्स को, ठीक है। तो ज़ोरोएस्टर का नाम भी पता होना चाहिए आपको और कंट्री का नाम भी पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स का सवाल। आरबीआई वुड एक्सटेंड फ्रेश लिक्विडिटी सपोर्ट। भाई कोविड वाले पूरे इकोनॉमी सफर करिए, तो उससे रिकवर करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसको लिक्विडिटी सपोर्ट देगी आरबीआई? टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर न्यू लेंडिंग फाइनेंशियल ईयर 22 में। अब आपको एक क्वांटम बताने कितना यहां पे सपोर्ट दिया जाएगा, एंड द आंसर इज 50,000 करोड़ रुपीज। अभी किस किस को देंगे? देखिए, 25,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा नाबार्ड को, ताकि वो एग्रीकल्चरल और एनबीएफसी सेक्टर को इंप्रूव करे और लेंडिंग करके। 15,000 करोड़ यहां पे हम देंगे सिडबी को, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर वगैरह है वो सब रिकवर करे। और नेशनल हाउसिंग, एनएचबी जो होता है अपना नेशनल हाउसिंग बोर्ड, उसको मिलेगा 10,000 करोड़, ताकि हाउसिंग सेक्टर भी और रिकवर कर सके। तो इस तरह से पूरा सम करोगे आप तो निकलेगा आपका 50,000 करोड़। तो टोटल अमाउंट आपको याद होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th, एशियाज रिचेस्ट पर्सन एज पर फोर्ब्स 35th एनुअल लिस्ट, एंड द आंसर एशिया का पूछा है मुकेश अंबानी। इन्होंने जैक मा को ओवरटेक कर लिया, जो चाइना के अलीबाबा ग्रुप के हेड है और फाउंडर है। तो अब मुकेश अंबानी नंबर 1 पर है एशिया में। वर्ल्ड की बात करी जाए तो जेफ बेजोस, जो अमेजॉन के फाउंडर और चेयरमैन है, वो हैं। पर एशिया में नंबर 1 पे मुकेश अंबानी, और इंडिया के तो नंबर 1 होंगे ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानवापी मॉस्क कहां पे है? द आंसर इज वाराणसी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, वाराणसी में एक जो लोकल कोर्ट है, उन्होंने जजमेंट दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले कमिटी बनाए, टीम बनाए, और ये पता करे कि जो मॉस्क है कहीं पे कोई सुपर इंपोज या ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो उसके लिए किया है। पर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है यूपी का, उन्होंने बोला है कि इसकी अपील वो करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये डिसीजन देखिए कैसे, विश्वनाथ मंदिर के पास ही है, स्वामी विश्वनाथ मंदिर जो है बहुत फेमस टेम्पल है वाराणसी में, तो उसी मंदिर के पास है ये। और ये जजमेंट आया, तो अब कैसे डेवलपमेंट होता है वो देखना पड़ेगा। क्लियर बात? चलिए, नेम द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मेकर ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज डी ऑप्शन, इफको। क्लियर होगी बात? मतलब फुल फॉर्म आप देख लो यहाँ पे, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इसको यहाँ पे आंसर है। इन्होंने, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह की प्राइस बढ़ रही, तो 58.33% कीमतें बढ़ाई थी, ठीक है, इसे डीएपी वगैरह और बाकी फर्टिलाइजर की। पर फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ और फिर ये वापस हाइक को वापस लिया गया। तो उसी में फैक्ट था कि इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मेकर कौन है। ये बाकी भी अच्छे खासे लार्ज क्वांटम के प्रोड्यूसर्स हैं, पर लार्जेस्ट इसको होता है। चलिए 14, नेम द डबल म्यूटेंट। भाई बेसिकली सवाल ये है कि जो अभी अप्रैल में काफी अनफॉर्चुनेट रहा हमारी कंट्री के लिए, तो सबसे ज्यादा बेसिकली जो सबसे खतरनाक वाला स्ट्रेन था, बहुत फैल भी जल्दी रहा था, डबल म्यूटेंट, वो कौन सा स्ट्रेन था? एंड द आंसर इज ए ऑप्शन, B.1.617। ये स्ट्रेन था जिसने, और भी काफी स्ट्रेन थे बट काफी इसने परेशान किया, जो अप्रैल में एक तरह से वेव आई खतरनाक, सेकेंड वेव जो बोल रहे थे, ये स्ट्रेन था, ठीक है। बाकी ये तो अपना यूके वाला है, और ये है अपना साउथ अफ्रीका, क्लियर है बात? ठीक है। अब तो खैर इनका अल्फा बीटा गामा टाइप से नंबरिंग कर दी ताकि कंट्री का रेफरेंस ना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ये इसने हमको बहुत परेशान किया, बड़ा ही मुश्किल भरा वो टाइम था, ठीक है। अभी भी शायद चल रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन 15, विच कंट्री है सेटअप $59 मिलियन, या इसको 43 मिलियन पाउंड्स आप कह सकते हैं। तो अगर पाउंड्स में बोलोगे आप तो 43 मिलियन हो जाएगा, मिलियन।
फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम हांगकांग, और ये काम कर रहा है यूके। तो आप जान रहे हैं कि चाइना बहुत तरह के लॉस पास कर रहा है ताकि हांगकांग की ऑटोनॉमी ब्रेक कर सके, और 1997 में यूके ने ही हांगकांग को चाइना को दिया था एक पैक्ट के थ्रू। तो इसलिए यूके काफी अपोज भी कर रहा है चाइना के स्टेप्स, और उन्होंने एक पूरा फंड बनाया है फॉर दोज माइग्रेंट जो हांगकांग से वहां पे आना चाहते हैं। ठीक है। 16, नेट डायरेक्ट टैक्स की जो रिसिप्ट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, उसका परसेंटेज ग्रोथ बताना है आपको एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और ये ग्रोथ हुई है 5%। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्सेस में आप बात कर लीजिए, इनकम टैक्स हो गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस जो होते हैं उसमें काफी मतलब इंक्रीज हुई हैं चीजें, और फायदा कॉर्पोरेशन टैक्स की बात कर लीजिए। ठीक है। एक बात और, विवाद से विश्वास स्कीम, उसने भी काफी अच्छा फायदा दिया है इसमें। कैसे? बेसिकली कभी आपने कोई टैक्स वगैरह ना दिया हो तो फिर उसकी पेनल्टी क्या है, तो उसको डिस्क्लोज करके आप पेमेंट कर सकते कि ताकि आप भी चैन से रहो कि हाँ चलो जो गलती करी थी उसको सुलझा के आप दोबारा पेनल्टी का दे दो अपना। तो इस स्कीम में भी अच्छा खासा पैसा सरकार को मिला है। तो कुल मिला के 5% का यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है डायरेक्ट टैक्सेस नेट वाली वैल्यूज में। अभी इनडायरेक्ट वाला भी क्वेश्चन आएगा। इरावडी बॉटल नोज एंड हम बैक, ये किसकी स्पीशीज है? द आंसर इज ए डॉल्फिन की स्पीशीज है। ठीक है। इरावदी का एक फोटो आप देख लीजिए, ये इरावदी डॉल्फिन है। आई हैव नेवर सीन अ डॉल्फिन बट वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, और बहुत लोग देखते हैं इनको। इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर लेक जो है वो है चिल्का लेक, उड़ीसा, और वहां पे डॉल्फिन काफी पाई जाती हैं। और एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट डबल हो गया नंबर। पहले 233 थी तीनों को मिला के, अब 544 हो गया इनका नंबर डॉल्फिन का। तो ये अच्छी बात है, ऑलमोस्ट डबल यहां पे मामला हो गया है। क्लियर? चलिए, तो सवाल ये था IL-78 ये क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, जो मैंने क्वेश्चन में दे रखा है। तो कई फैक्ट में क्वेश्चन में दे देता हूं आपको। मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट टैंकर, जो चलते चलते उड़ते उड़ते जो वही मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है ना, वो IL-78 जैसे टैंकर से होती है, उस कैटेगरी में आता है। ठीक है। आपको बताना है कि IL-78 किस कंट्री से है? आंसर है रशिया। हमारे पास भी लगभग 6 के आसपास IL-78 है। ठीक है। रशिया से आते हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मिड एयर ही यहाँ पे रिफ्यूलिंग हो जाती है। उमनकोट, इसे इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर माना जाता है। आपको बताना है स्टेट कौन सा है। पहले आप रिवर देखिए एक फोटो में, एक ट्रैवल वेबसाइट से, ट्रिप एडवाइजर शायद, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता कहां से लिया फोटो। ठीक है। ये मेघालय में है। अब यहां पे एक 210 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और उसका ये प्रोजेक्ट आ रहा है वेस्ट जैंतिया हिल्स में, और ईस्ट खासी हिल्स के काफी विलेजेस जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास में है वो अपोज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कई कुछ लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर न्यूज पेपर में आई है। तो ज्योग्राफिकल फैक्चुअल सवाल भी बन जाता है, मैं बता दिया आपको। इफ एनीवन हैज सीन दिस रिवर तो बताइएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल रिवर, सच क्लियर रिवर। फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा बेस तक दिख रहा है यहाँ पे कि पूरा साफ पानी दिख रहा है। आगे चलते हैं। टर्म शपहारी किस फील्ड का है? द आंसर इज एक्वाकल्चर। ठीक है। एक्चुअली मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने कि हमारे यहां से ना एक्वाकल्चर या सी फूड बहुत एक्सपोर्ट होता है। मछलियां हो गए, श्रिम्प हो गए, जो झींगे वगैरह सब कुछ एक्सपोर्ट होते हैं। चक्कर ये कि हमारा बड़ी अर्निंग आती है यहां से, पर कई बार क्वालिटी रीजन की वजह से वहां पे रिजेक्ट हो जाता है। मान लो यूएस यूके, वहां पे रिजेक्ट हो जाती है चीजें। इसलिए इनको एक मान लीजिए एक टैग दिया जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस टाइप का। क्लियर? कि एक तरह से सर्टिफाई करा जाएगा, सर्टिफिकेशन कह सकते हैं आप। ठीक है। उसी का नाम दिया गया है शपहारी। क्लियर? तो MPEDA का ये इनिशिएटिव है कि क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफाई यहीं से करके भेजेंगे, ताकि बेटर प्रोसीजरल पार्ट हो और वहां पे भी एश्योरेंस अच्छा मिल जाए कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं। ठीक है। तो उसी का एश्योरेंस होगा। और फूड प्रोड्यूस जो एक्सपोर्ट होता है ना, सबसे ज्यादा श्रिम्प होता है इंडिया से, वो भी ध्यान रखिए। तो एक तरह का सर्टिफिकेशन वाली बात है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज सुशील चंद्रा। सुनील अरोड़ा जी रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पे बने हैं सुशील चंद्रा जी। फोटो आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। शांतिर ओग्रोसेना, शांतिर ओग्रोसेना एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां हो रही है? एंड द आंसर इज बांग्लादेश। पता है इसमें कौन सी कंट्रीज की आर्मीज पार्ट ले रही हैं? बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, इंडिया और श्रीलंका। ऑब्जर्वर कंट्रीज काफी है इसमें, यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, चाइना नहीं है। बाकी ऑब्जर्व कंट्रीज की लंबी लिस्ट है यहाँ पे, पर ये 4 पार्ट ले रही हैं यहाँ पे आर्मीज।
और जो नरवणे जी हमारे आर्मी के हेड हैं, वो भी इस टाइम पे बांग्लादेश की विजिट पे थे, अप्रैल की बात चल रही है यहाँ पे, तो उन्होंने भी इसके कुछ फंक्शंस में पार्टिसिपेट, मतलब वो प्रेजेंट थे उस टाइम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एलपीए लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है इंडियन मानसून का, भाई हर बार हम कैसे बोलते हैं मानसून अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, वी कंपेयर टू एलपीए कि भाई एलपीए के बराबर होगा, उससे ज्यादा है उससे कम। तो एलपीए होता क्या है? इंडिया की एलपीए लॉन्ग पीरियड एवरेज मानसून का 88 सेंटीमीटर है, और ये कितने सालों का एवरेज है ये आपको बताना है, कितने सालों की मीन वैल्यू आपको बताना है, एंड द आंसर इज 50 ईयर्स, 50 साल का एवरेज, जो इस वक्त 88 सेंटीमीटर है। ठीक है इस साल के मानसून के लिए स्काईमेट जो कि प्राइवेट कंपनी है, और उन्होंने बोला है कि नॉर्मल मानसून रहेगा, एलपीए का 103% है, ऑलमोस्ट उसी के लेवल पे, थोड़ा ज्यादा बस। ठीक है, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है अपना आईएमडी, उन्होंने भी बोल दिया है कि नॉर्मल इस बार मानसून रहेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी में। चलिए 24th, आईआरवी 2020 इंडियन राइनो विजन 2020 के हिसाब से असम में राइनोसरस या राइनो की पॉपुलेशन का टारगेट कितना था? द आंसर इज 3000। और इसी प्लान के हिसाब से दो राइनोस को अभी रिसेंटली शिफ्ट करा गया अप्रैल में, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मानस नेशनल पार्क। ठीक है, खैर द टारगेट वाज 3000 पॉपुलेशन राइनो की असम में। आगे चलते हैं। अब मैंने सवाल पूछा था कि डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ कितनी थी, दिस क्वेश्चन इज फॉर इनडायरेक्ट वाला, एंड द आंसर इज 12.3%। अब यहां पे जीएसटी कलेक्शन तो 8% कम हुआ है, पर जैसे कस्टम्स में कितना इंक्रीज हुआ है 21%, उसी तरह से सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के जो अरियर है वो भी ग्रो करे हैं। तो जीएसटी भले ही कम हुए पर बाकी में कुछ ग्रोथ है, तो टोटल ग्रोथ 12.3% है। ठीक है, और डायरेक्ट वाले में 5% की ग्रोथ थी। आगे चलते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये मंथ होगा, मैच नहीं, प्लेयर ऑफ द मंथ बताना है आपको मार्च 2021 के लिए, एंड द आंसर इज भुवनेश्वर कुमार। फोटो आप देख सकते हैं उनकी। ठीक है, चलिए नेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री दैट वुड, बस 50 सवाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री दैट वुड स्टॉप यूजिंग एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन ऑल टुगेदर इन देयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, एंड द आंसर इज डेनमार्क। इन्होंने बोला है कि इससे कुछ साइड इफेक्ट हैं जो रेयर हैं पर सीरियस है। ठीक है, तो इस कारण से उन्होंने स्टेप लिया है, डेनमार्क इज द आंसर। बहुत हमको इसमें डीप में नहीं जाना है, बट कंट्री का नाम पता होना चाहिए। 28, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, इसे कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए। उनकी जो ये रिपोर्ट है इस साल की, उसका नाम बताना है आपको, एंड द आंसर इज माय बॉडी इज माय ओन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इनलाइटनिंग रिपोर्ट है। इसमें काफी आउटकम्स निकल के, उनमें से एक ये है कि 57 डेवलपिंग कंट्रीज में लगभग 50% वुमेन ऐसी हैं जिनको अपनी बॉडी पे राइट ही नहीं है। मतलब कि क्या वो मेडिकल इंटेक ले रही हैं, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उन्हें कोई राइट्स ही नहीं दिए गए हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो ये सब फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट से निकल के आई है, और भी कई फाइंडिंग्स यहाँ पे है। ठीक है, चलिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज चेयरमैन ऑफ रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0, एंड द आंसर इज एम राजेश्वर राव। ये डिप्टी गवर्नर है अभी आरबीआई में, एम राजेश्वर राव। ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसी कमिटी है, अथॉरिटी है, जो जो भी मतलब जैसे कुछ सर्कुलर आए, कुछ रूल्स बने, इस तरह से उनको एनालाइज करती है, और जो आरबीआई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन उनसे भी फीडबैक लेती है कि भाई जो भी रूल्स आ रहे हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं, प्रोसीजर्स चल रहे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस यहां पे रिव्यू होती है ताकि प्रोसेस और सिंप्लीफाई करा जा सके। ये सेकंड पार्ट है इसका। पहली अथॉरिटी 1999 में थी, ये दूसरा है, हेड मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नेम द कंट्रीज लीडिंग पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टर फाइनेंशियल ईयर 21 में, द आंसर इज HMIL, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। लगभग 1.04 लाख यूनिट्स तो शिप करी है इन्होंने। और अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी सेगमेंट, वहां पर भी हुंडई का एक्सपोर्ट हाईएस्ट है। अगर हम क्रेटा और ये वेन्यू को मिलाएं तो क्यूमुलेटिवली 2 लाख का एक्सपोर्ट है इनका टू वेरियस कंट्रीज। ठीक है, टू वेरियस कंट्रीज। तो द आंसर इज हुंडई। फैक्चुअल सवाल है, बट मे बी नंबर्स माइट नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंपनी का नाम पता होना चाहिए आपको। चलो 31st, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 कहां पे होल्ड अभी मतलब अप्रैल में चल रही थी, एंड द आंसर इज कजाकिस्तान। अलमाटी शहर है ना वहां का, वहां पे कजाकिस्तान। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, पहले आंसर बता दूं, नागालैंड आंसर है इसका। अब सुनो नागालैंड ने क्या करा है, वेरी इंपॉर्टेंट।
नागालैंड हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटी, जिसमें सारे ट्रेडिशनल ट्राइबल बॉडीज होगी और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। और पर्पस क्या है? फॉर अंडरटेकिंग एन एक्सरसाइज टू रजिस्टर द स्टेट्स इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स। जो इंडिजिनस लोग हैं नागालैंड के, उनका एक पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सरसाइज चलेगी, उसके लिए कमिटी बनाई गई है। ये काम नागालैंड में हो रहा है, ठीक है। और वहां पे जो होम कमिश्नर है मिस्टर अभिजीत सिन्हा, वो इसको हेड करेंगे। अभिजीत सिन्हा होम कमिश्नर है, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा? एंड द आंसर इज मिगुएल डियाज कैनेल। ध्यान रखिएगा, फोटो तो देख लीजिए इनका। 1959 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था क्यूबा में, तब फिडेल कैस्ट्रो हेड बने थे, प्रेसिडेंट बने थे क्यूबा के। उसके बाद राउल कैस्ट्रो, राउल अभी रिसेंटली राउल कैस्ट्रो थे। उसके बाद 2018 में राउल कैस्ट्रो के बाद इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब रिसेंटली क्या, वो सुन लीजिए। जो यहां की मेन क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जो हाईएस्ट पोस्ट है फर्स्ट सेक्रेटरी, उसमें राउल कैस्ट्रो बने हुए थे, पर उन्होंने वहां से भी रिजाइन कर दिया है। अब डियाज कैनेल 2018 में प्रेसिडेंट बन चुके थे, अब ये कम्युनिस्ट पार्टी के हेड भी है, मतलब फर्स्ट सेक्रेटरी। तो कंप्लीट इन्होंने टेक ओवर कर लिया है यहां पे। तो जो द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ फिडेल कैस्ट्रो एंड राउल कैस्ट्रो यहां पे खत्म होती है। अब कहानी क्यूबा में आगे बढ़ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? एंड द आंसर इज मेघालय। यहां पे ना एक डिस्क शेप के पैरों वाले बैट की स्पीशीज मिली है, ये आप देख सकते हैं। आप, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ गया यहाँ पे क्या बताया जा रहा था। फैक्चुअल सवाल मैंने बता दिया, बट इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। पर ये नॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला था, जो कि मेघालय में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बैट की बहुत रिसर्च मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है, पर इतना पता होना चाहिए। लोकेशन देख लो आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, मेघालय में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेम द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी विच हैज डिक्लेयर्ड द नेम ऑफ द एंटिटी, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी एनोनिमिटी के लिए अच्छे और बुरे दोनों माने जाते थे। तो एक ऐसी पार्टी जिसने, द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने नाम डिक्लेयर कर दिया कि किसने डोनेशन दिया। बड़ा अच्छा स्टेप है वैसे। आंसर इज जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन जी की पार्टी, जो भी झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो देखिए बाकी पार्टी से इंस्पायर होकर कुछ स्टेप लेती है नहीं, बट गुड स्टेप बाय जेएमएम। आगे चलते हैं। सुदर्शन सेन कमेटी किससे जुड़ी हुई है? एंड द आंसर इज एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं उनका रिव्यू ये करेगी। और सुदर्शन सेन जी फॉर्मर ईडी हैं आरबीआई के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के। फोटो आप देख सकते हैं सुदर्शन सेन जी का, ठीक है। चलिए, इद्रिस डेबी, ये इज नहीं होगा, ये वॉज, बिकॉज दिस पर्सन इज नो मोर नाउ। इद्रिस डेबी वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, वैसे फॉर्मर लिख दिया तो इज भी लिख सकते हैं, चैड, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हैं। ये रिबेल्स से बैटलफील्ड में इनकी डेथ हुई है, क्योंकि मिलिट्री में भी थे, तो लड़ते वक्त इनकी डेथ हुई है। और चार्ड के थे प्रेसिडेंट। इनके बेटे को अब मिलिट्री काउंसिल का हेड बना दिया गया है, और वहां की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। पर मिलिट्री ने वादा किया कि भाई जो अगले इलेक्शन होंगे वो पूरे फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होंगी। तो एक ट्रांजिशनल टाइम में चैट चल रहा है। अब देखिए क्या बात बनती है यहाँ पे। इट्स अफ्रीकन नेशन, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द रिपोर्टेड एफिकेसी ऑफ कोवैक्सीन वैक्सीन इन फेज 3 ट्रायल? 78%। पिछले ट्रायल में 81% निकल के आई थी एफिकेसी। अब फाइनल जो है कहानी 78% पे है। इट्स अ गुड परसेंटेज। सीवियर केसेस में ये एफिकेसी 100% है, और एसिम्टोमेटिक वाले केसेस में 70% है। और जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज 78%। बाकी तो इसमें आई थिंक कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, बट द डेटा इज इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम? ये जो रैंकिंग है इसमें 142 इज द आंसर। टोटल 180 कंट्रीज थी, उसमें 142 इंडिया की रैंक है। और आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये फ्रांस की एक एनजीओ है, वो ये रैंकिंग देती है। आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म तो फ्रेंच में आएगा, बट मतलब होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक एनजीओ फ्रांस की। तो ये बहुत अच्छी रैंकिंग तो नहीं है, खैर वी नीड टू इंप्रूव ऑन दिस। सबमरीन एक KRI ननगल्ला किस कंट्री को बिलोंग करती है? एंड द आंसर इज इंडोनेशिया। अप्रैल में, एक दिन में, दैट डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट छूट गया था इनका, इस सबमरीन का, और इसकी सर्च चली थी जिसमें इंडिया ने भी ज्वाइन किया था टू सर्च दिस सबमरीन। पर अनफॉर्चुनेटली वो 3 टुकड़ों में पाई गई, तो एक्सीडेंट हो गया बेसिकली। मतलब कॉन्टैक्ट टूटा, फिर सर्च बहुत करा गया, इंडियन टीम ने भी सर्च में हेल्प करी इंडोनेशिया की,
पर 3 टुकड़ों में टूटी पाई गई एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल हु वर ट्रैवलिंग, मतलब जो भी क्रू मेंबर थे यहाँ पे। बट ओरिजिन कंट्री पता होना चाहिए आपको, इंडोनेशिया। चलिए 10 क्वेश्चन और फिर कहानी खत्म। यूएस हैज अनाउंस टू कट इट्स ग्रीन हाउस एमिशन बाय हाउ मच परसेंट बाय 2030 एज कंपेयर टू 2005 का लेवल, एंड दिस प्रॉमिस उन्होंने किया है 50%। उन्होंने बोला है कि 50 से 52% तक वो अपने एमिशन कट करेंगे 2030 तक, और बेस लेवल क्या लेगा, 2005 का लेवल। ठीक है, चलिए एंटीवायरल ड्रग वीराफिन कौन मैन्युफैक्चर करता है? आंसर इज जाइडस कैडिला। ठीक है, इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, किसने दे दिया है? डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। और एक तरह से ये मॉडरेट कोविड केसेस के लिए अगर इसको ले लिया एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉस्पिटल, तो फिर सिचुएशन सीवियर होने से बच जाती। ठीक है, तो एक तरह की बढ़िया यहाँ पे ये एंटीवायरल ड्रग है, बट ऑन दी रिकमेंडेशन ये हॉस्पिटल्स वगैरह के थ्रू ही मिल पाएगी, ऐसे ओपन में नहीं। डीप टाइम प्रोजेक्ट कौन कंडक्ट कर रहा है? आंसर फ्रांस है। पता है क्या हो रहा है इसमें? फोटो आप देख लीजिए पहले। 15 लोग लगभग 40 दिन के लिए केव के अंदर रहेंगे, और इससे ये ऑब्जर्व करा जाएगा कि रहने की जगह चेंज करने पर बिहेवियरल चेंजेस क्या आते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे, आई थिंक ये 15 लोग ही बैठे होंगे यहाँ पे। अब इसकी फाइंडिंग्स बेसिकली जैसे दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, ऐसे और भी काफी यहाँ पे फाइंडिंग निकली। बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है वैसे फ्रांस में। चलिए, ऑस्कर 2021 की बेस्ट मूवी आपको बतानी है किसको यहाँ पे मिला प्राइज, एंड द आंसर इज नोमैडलैंड। ठीक है, टियान है किस कंट्री का स्पेस मॉड्यूल है? एंड द आंसर इज चाइना। चाइना अपना पहला परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है, और टियान है उसका मेन मॉड्यूल है जिसको लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला परमानेंट स्पेस स्टेशन उसका मेन मॉड्यूल है, टियान है चाइना का, इसको लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, आरबीआई हैज फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ एमडी, सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, डब्ल्यूटीडी बोलते हैं, इन प्राइवेट सेक्टर। क्या टेन्योर फिक्स किया है? आंसर इज 15 ईयर्स, और एज लिमिट भी 70 ईयर्स पे सेट करेगी आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो टेन्योर 15 साल का और एज लिमिट 70 साल। चलिए, ऑस्कर 2021 से एक और सवाल, बेस्ट एक्टर बताना है, एंड द आंसर इज एंथनी हॉपकिंस। द फादर मूवी जो कि बेस्ट मूवी के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, जीती नहीं, वो तो नोमैडलैंड ने जीता, उसके एक्टर थे द फादर के एंथनी हॉपकिंस। फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया की रैंक बतानी है आपको एक और, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, उसमें आंसर है 49। ये 49th रैंक आई है। फैक्चुअल सवाल है, इतना जान के रखिए, काफी रहेगा। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1, अब हमने एशियन चैंपियनशिप की बात करी थी रेसलिंग की, अब यहां पे आर्चरी की बात करते हैं। आर्चरी मतलब शूटिंग। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1, ध्यान रखना स्टेज 1 इज इंपॉर्टेंट, कहां पे हेल्ड है? एंड द आंसर इज ग्वाटेमाला सिटी। लास्ट सवाल, दिव्या काकरान किस स्पोर्ट से? एंड द आंसर इज रेसलिंग। अभी जो एशियन चैंपियनशिप हो रही है ना कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में, इसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और ऐसा 2 गोल्ड मेडल का जो अचीवमेंट है इससे पहले सरिता मोर जी कर चुकी हैं, अब किया है दिव्या काकरान ने। फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे अप्रैल के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। कोशिश पूरी करेगी चीजें सही रहे। कुछ भी करेक्शन आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे समझ में आया तो मैं भी लिख दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मई वाली सीरीज पे भी काम चल रहा है, इसके भी क्वेश्चन हम लोग जल्दी लाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।